नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है, लेकिन इस विकल्प के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शन मेरे लिए सही है, ज़रूरी नहीं है कि वही ऑप्शन आपके लिए भी सही हो। तो कैसे पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं? पता चलेगा हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के ज़रिए, जहां हम आपके सवालों के जवाब एकदम सरल और सहज भाषा में देते हैं, ताकि आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर क्लैरिटी मिल जाए। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि शो में खास क्या है। पोर्टफोलियो में अगर ज़रूरत से ज़्यादा फंड हो तो कैसे इसकी संख्या कम की जाए? रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करने की क्या है प्रक्रिया? क्या पीपीएफ का पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? और फंडनामा में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन के बीच क्या है फर्क। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मठपाल। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू स्वाति जी, मैं एकदम ठीक हूँ। पहला सवाल लेते हैं। हमारे साथ अमित सिंह जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। अमित जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। अमित जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज थोड़ी धीरे है मैडम, लेकिन कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, सवाल ये है कि सर, जब मैंने इनिशियली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, हाँ। तो बाय मिस्टेक में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 12 से 13 म्यूचुअल फंड मैंने हो गए। अच्छा। मेरे एजेंट ने ऐसा बोला तो मैंने वैसे करता गया, बट वो गलती हो गई तो हो गई। कुछ इस जगह पे ओवरलैप भी है। बाकी आपका प्रोग्राम देके बहुत चीज सीखा है, उसके हिसाब से मैंने म्यूचुअल फंड चालू किए थे। अच्छा। अभी मुझे जानना है कुछ 2-3, आप पहले मेरा स्क्रिप्ट देख लीजिए। हाँ जी। मैंने मेल किया था, 12-13 आइटम है, 12-13 SIP है जी। तो उसमें से मैडम 2-3 जगह पे थोड़ा लॉस, मैंने थोड़ा रिटर्न अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन आई एम रेडी टू इन्वेस्ट फॉर 13 to 14 ईयर, जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता। अच्छा। अच्छा। तो उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ, जैसे आगे आगे आप लोग बोलेंगे, एडवाइस करेंगे, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली जैसे सुंदरम है मैडम, एक सुंदरम मिड कैप है जी, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। ओके ओके। तो आपको बस ये जानना है कि आपका जो पोर्टफोलियो इतना बड़ा बन गया है, उसको छोटा कैसे किया कंसोलिडेट हो सकता है तो बेटर है। हाँ, उसको मैनेज करने में दिक्कत हो रही है आपको अब। अच्छा, बताइए पंकज सर, इनके पास ठीक ठाक है नंबर, संख्या स्कीम्स की, और वही हमेशा जो हम कहते हैं कि लोगों ने कहा, रिटर्न देखा और ले लिया, और अंदाज़ा भी नहीं लगता कि पोर्टफोलियो में 4 है कि 5 है, कि वो कब 12-15 पहुंच गए हैं। जब ऐसे हो जाए तो फिर कम किस बेसिस पे करें, किस बेसिस पे छांटे कि अच्छा ये स्कीम बंद करनी चाहिए अब? बिल्कुल स्वाति, देखिए पहली बात तो ये है कि बहुत ज्यादा फंड्स हो तो डेफिनेटली मैनेज करने में दिक्कत होती ही है। आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं उनकी परफॉर्मेंस को। उससे बड़ी बात ये है कि एक ही कैटेगरी में बहुत सारी स्कीम हो जाती हैं, तो वो भी थोड़ा सा आपकी परफॉर्मेंस पर डालेगा। तो पहली चीज ये है कि आप देखिए आपके गोल क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का, कैसा रिस्क एपेटाइट है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि टाइम टाइम पर देखते हैं कि एक कैटेगरी जो है वो अच्छा रिटर्न दे रही है, दूसरी कैटेगरी के मुकाबले में उसको ऐड कर लेते हैं, अगली बार दूसरी कैटेगरी हो जाती है, तो वो ना करें। अभी अमित जी का जो सवाल है, इनका जो पोर्टफोलियो है, वहां पर फंड्स तो ज्यादा है ही, लेकिन उसमें से कुछ फंड्स परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं काफी टाइम से, और उन स्कीम्स के पोर्टफोलियो पर अगर ध्यान दें तो भी ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भी शायद बहुत अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद नहीं कर सकते हैं उन स्कीम से। तो मेरा सजेशन है कि फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, सुंदरम मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जी। इन फंड में आप अपनी SIP रोक दें। ओके। और यहाँ से जो 9,000 रुपया करीब आपका बचेगा हर महीने का, जो SIP कर रहे हैं, तो आप 3 स्कीम जो एग्जिस्टिंग है, नई कोई ऐड नहीं करनी है, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप और DSP मिड कैप, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर वैसे थोड़ा कम है कंपैरेटिवली, तो और टाइम होराइजन काफी लंबा है जी। उस हिसाब से इनके स्कीम भी कम हो जाएंगी, एसेट एलोकेशन या जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा, और अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम इनके पोर्टफोलियो में हो जाएगी। ओके। अच्छा, ये SBI स्मॉल कैप
एक्सिस मिड कैप और डीएसपी मिड कैप, पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप होना इज ओके या फिर ज़्यादा है मिड कैप एक्सपोजर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका अमाउंट ज्यादा है तो आप हम्म। उसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा। आपको डिफरेंट फंड मैनेजर्स की स्ट्रेटेजी जो है वो आपके लिए काम आती है, हम्म। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ओके। ज्यादा गलत है, बट एक कैटेगरी में अगर दो दो स्कीम भी हैं, हम्म। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो एक रीजनेबली अच्छा है, अच्छा। तो आप बिल्कुल कर सकते ओके, अगला सवाल लेते हैं। आरबी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंह साहब नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ नमस्कार मैम, मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। मैम मैंने आपको कुछ फंड्स भेजे थे, मेरा पोर्टफोलियो था, हाँ जी। तो उसमें मैं ये जानना चाह रहा था। मैंने 2009 में शुरू किया था हम्म। और उस समय के ये बेस्ट फंड थे। मैंने जी बिजनेस का और काफी कुछ रिसर्च करके ये फंड सिलेक्ट किए थे। उस समय टॉप परफॉर्मिंग थे ये। हम्म। अभी क्या है, इनमें रिटर्न बहुत कम जा रहा है। HDFC टॉप 100 है और फ्रंटलाइन इक्विटी है आदित्य बिरला का, HDFC इक्विटी है, फ्रैंकलाइन ब्लू चिप है और DSP टॉप 100 है। एक रिलायंस का था गोल्ड सेविंग, जी। इसमें तो चलो ठीक है, अभी ये तो ठीक ही चल रहा है। बाकी का मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनमें से किसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, सिर्फ कंटिन्यू रखूँ या इनको स्विच कर लूँ? ओके, ये और बताइए। अगर हाँ जी, जी। बोलिए बोलिए। अगर स्विच करना है तो अगर सेम फंड हाउस में करते हैं, दूसरी उसमें किसी फंड में, जैसे लार्ज कैप को स्मॉल कैप में करें या मल्टी कैप में करें, तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? और अगर एएमसी चेंज करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगी मैम? ओके, और आपने अपने लक्ष्य भी कुछ लिखे हुए हैं कि आपको हाँ मैम, मेरे 3 लक्ष्य हैं और ये तीनों को मीट आउट करने के लिए कितने की सिप लगेगी और उसके लिए बेस्ट फंड कौन से रहेंगे? ओके, तो 2-3 सवाल है आपके, राइट? सवाल तो कई है मैम, मेरे नीचे क्वेश्चन और भी है। एक अल्फा सिप के बारे में भी जानना चाह रहा था, मुझे कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि अल्फा सिप क्या है, ये सही है क्या और इसका किसके बारे में सर? क्या है? जी, किसके बारे में जानना चाह रहे हैं आप? अल्फा सिप। अच्छा, अल्फा सिप। जी ओके, ठीक है, चलिए एक एक करके आपका सवाल लेते हैं। सबसे पहले तो इनका पोर्टफोलियो ज़रा देखिए, लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो है इनका, पंकज सर। स्वाति, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। देखिए क्या होता है, जैसे अभी सिंह साहब बोल रहे थे कि अच्छे रिटर्न्स देखे उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर दिया। अक्सर यही होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई पर्टिकुलर कैटेगरी या एसेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उसमें हो जाता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट टाइम के एसेट्स और स्कीम्स होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि इस वक्त मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि गोल्ड अच्छा कर रहा है तो आप पूरा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर देंगे, तो कल को बाद में डेफिनेटली आपको एहसास होगा कि आपने गलत किया है। तो अब यहाँ पे क्योंकि उस वक्त लार्ज कैप में अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा, तो सारी स्कीम यहाँ पे लार्ज कैप ही है। और वो भी, उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि जो स्कीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अभी अच्छी नहीं चल रही है। तो जो गोल्ड फंड है निपॉन इंडिया गोल्ड, वो तो आप कंटिन्यू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लार्ज कैप में और सारी स्कीम मैं बोलूंगा अगर SIP यहाँ पे बंद कर दे तो उसकी जगह पे आपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड बनाएं विद इन इक्विटी ऑल्सो। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड एक अच्छा लार्ज कैप फंड है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसमें कीजिए। मेरे एसेट मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, SBI फोकस इक्विटी और ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ये एक मैं डेट फंड्स की भी सलाह दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके पास उसमें भी एक्सपोजर होना चाहिए इस वजह से। तो ये मेरे सिलेक्टेड फंड्स हैं जो मैं सलाह दूंगा आपको लेने के लिए। जी। दूसरी बात ये थी कि क्या हम अगर स्विच करें विद इन AMC या फिर दूसरी AMC में, तो टैक्स पर देखिए जब आप कोई स्कीम रिडीम करते हैं और दूसरी स्कीम बाय करते हैं, तो वो चाहे सेम फंड हाउस हो या अदर फंड हाउस हो, रिडम्पशन इज रिडम्पशन। जी। उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, ये डिपेंड करेगा कि वो किस कैटेगरी की स्कीम है और कितने समय के लिए आपने उसको होल्ड किया हुआ है। उस हिसाब से फिर उसका टैक्स भी अलग अलग है। लेकिन अब यहाँ पर अगर स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो डेफिनेटली टैक्स देखने की बजाय आपको देखना है कि आप उसको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा कमा सकें उसके ऊपर रिटर्न्स। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर अगर टैक्स की बात करूं तो अगर बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, कैपिटल गेन हुआ होगा तो ही उसके ऊपर है। और इक्विटी में ये भी है कि 1 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। अमाउंट एक्सीड करेगा उसके ऊपर ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। ओके। तो
आई थिंक ये क्वेश्चन था कि ये इसको दो स्विच सवाल करें हो तो गए। टैक्स। अब इनका जो एक लक्ष्य वाला सवाल भी है, देखिए आपके पास है डिटेल्स। 80 लाख बिल्कुल चाहिए 2027 तक, फिर 50 लाख 2029 तक, ये बेटी और बेटे की शादी के लिए, और उसके बाद 1 करोड़ रिटायरमेंट 2032। सिंह साहब, सिंह साहब आप हैं हमारे साथ? जी जी मैम। सर देखिए, हालांकि इस पे राय दे आपने मांगी नहीं है, लेकिन एक बिन मांगी सलाह अपनी तरफ से मैं फिर भी दे देती हूँ हमेशा। 80 और 50 लाख शादी के लिए खर्च करना ना मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा वो कम करके वो पैसे रिटायरमेंट के लिए जोड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे आप पंकज सर बताएं कि ये लक्ष्य पूरा कैसे हो सकता है। स्वाति, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। एक्चुअली मैं बिल्कुल बोलने वाला था कि आप रिटायरमेंट के लिए जितना पैसे की उम्मीद कर रहे हैं उससे ज्यादा आप शादी में खर्च कर रहे हैं। जी। इच्छा शक्ति सबकी ऐसी होती है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि रिटायरमेंट भी ऐसा गोल है जहां पे आपको पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो स्वाति ने बिल्कुल सही बोला। अब यहाँ पे ये कि जो आपका अभी का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और आप जो 30,000 पर मंथ की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की, इसको मिलाकर अगर मैं 10% रिटर्न लेके चलूं, हालांकि लॉन्ग टर्म में हम 12-13% का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जो अभी स्थिति है थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड में बात कर रहा हूँ कि अगर आने टाइम में 1-2 साल अपने बहुत अच्छे नहीं निकले रिटर्न्स के हिसाब से, तो भी अगर 10% की बात करूं तो आपके 7 इयर्स में करीब 94 लाख रुपीस इकट्ठे होने की उम्मीद है। अब 94 में आप बोल रहे हो कि 80 लाख तो आप निकाल लोगे उस वक्त बेटी की शादी के लिए, बचे 14 लाख। अब उसके बाद अगले 2 साल में यानी कि 2029 में 27 में आपको लग रहे हैं 80 लाख, और 29 में अगेन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 50 लाख फिर से हो आपके पास। बट अगर आप जो पैसा बचेगा 14 लाख को 30,000 की जो SIP करोगे तो आपके पास उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा, तो करीब करीब 25 लाख रुपए आप समझिए कि आप और एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो मतलब कहने का ये कि पैसा उतना नहीं हो पाएगा जितना उम्मीद कर रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट से। और पीपीएफ का जहां तक सवाल है, उसमें आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। अभी भी जो है वो 7.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। भविष्य में भी उससे बहुत ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। तो उधर भी आपको 12 साल में अगर देखेंगे कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और जो आगे करेंगे 1.5 लाख हर साल का, करीब 35 लाख के आसपास वहां भी आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो स्वाति आपने बोला, मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पर एक तो थोड़ा सा आप जो ये एक्सपेंस सोच के चल रहे हैं शादी के लिए उसको कम लीजिए। दूसरी बात, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको अभी ना सही, लेकिन समय के साथ उसको बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा आपको, तभी आपके लक्ष्य अचीव हो पाएंगे। और दूसरी बात, जो पीपीएफ है उसका जो पैसा है, क्योंकि भले ही रिटर्न कम मिल रहे हो, पर मेरी सलाह है कि इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के इन्वेस्टमेंट को हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि सेफ है, टैक्स फ्री है, तो भले ही थोड़ा सा और एक बैलेंस प्रोवाइड करता है पूरे पोर्टफोलियो को इस तरह का निवेश। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन शो में। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मठपाल। अगला सवाल लेते हैं। शुभम कुमार सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। शुभम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम बरेली। बरेली से बात कर रहे हैं। बताइए, घर खरीदना चाहते हैं और उसके लिए निवेश शुरू कर दिया है? जी हाँ। ओके, कितने पैसे की जरूरत होगी? लक्ष्य क्या रखा है? मैडम 30 लाख आफ्टर 10 ईयर। ओके, तो बेसिकली आपको अपने पोर्टफोलियो पर राय चाहिए सिर्फ? जी हाँ, और टारगेट के लिए मैडम के हो जाएगा अच्छी, या कुछ बढ़ाना पड़ेगा? सॉरी सर, समझ में नहीं आया, फिर से बोलें। जी मैडम, टारगेट अचीव हो जाएगा या मुझे बढ़ाना पड़ेगा? टारगेट अचीव हो जाएगा या नहीं? आपका सारा एक मुश्त निवेश है या फिर एसआईपी भी है? मैडम ये मैंने लिखा हुआ है, मेरी ये 4 फंडों में एक मुश्त है और 3 फंडों में एसआईपी है। ओके, ठीक है। एक इनके पास एक मुश्त निवेश पंकज सर एक्सिस ब्लू चिप में है, कोटक मल्टी कैप में है और मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप में है और मेरा लार्ज कैप में भी। सिप जो इन्होंने किया एसआईपी, वो फ्रैंकलिन यूएस फीडर फंड, डीएसपी इक्विटी फंड और टाटा वैल्यू फंड लिखा है आपने।
बताइए, ये जो टारगेट है इनका अगले कुछ सालों में, 10 साल में 30 लाख, इस निवेश से पूरा होगा या नहीं पंकज सर? देखिए कम है डेफिनेटली, 30 लाख होना मुश्किल है इस हिसाब से, क्योंकि जो अपने फंड्स हैं, फंड्स तो खैर जो लमसम में किए हुए हैं वो अच्छे फंड हैं। हालांकि एसआईपी जो कर रहे हैं वहां पे कंफ्यूजन है, जो आप बोल रहे हैं कि टाटा टाटा वैल्यू वैल्यू फंड, फंड इज अ क्लोज एंडेड फंड एक्चुअली। तो इसमें एसआईपी कैसे होगी, ये थोड़ा सा मुझे बताइए लगता है शुभम जी, यस मैडम। टाटा वैल्यू फंड जो है वो क्लोज एंडेड फंड है, इसमें एसआईपी नहीं हो सकती है। नहीं मैडम, ये पीई फंड है मैडम, ये इक्विटी पीई फंड। अच्छा, पी फंड है, वैल्यू फंड नहीं हाँ। है। हाँ ठीक है। तो, क्योंकि जो वैल्यू फंड है वो सीरीज 1 और सीरीज 2 दोनों क्लोज एंडेड आई थी, इसलिए जी। मैंने बोला कि इसमें एसआईपी कैसे हो रही है। जी। पी फंड में है, ठीक है। फीडर फंड जो है, हालांकि वो एक इंटरनेशनल फंड है। हम्म अब आपको एसआईपी में तो अमाउंट ऐड भी करना पड़ेगा, स्कीम भी और ऐड करनी पड़ेंगी, लेकिन जहां तक लमसम है वो आपका ठीक है। हालांकि आपने वैल्यू नहीं बताई, ये बताया कि कितना इन्वेस्ट किया था, वो बढ़ के अभी ज्यादा हो गया है या कम हो गया है, पूछ वो भी अगर लेते आप हैं बता दें क्विकली तो और उनसे। अच्छा रहेगा। हाँ पूछ लेते हैं शुभम जी, अभी क्या वैल्यू है आपके पूरे निवेश की? मैडम अभी वैल्यू मैंने इसकी चेक कर नहीं पाया हूँ मैं। लास्ट जब भी चेक किया था कुछ याद है कितना है अभी? कौन सा वाले फंड की? सभी पूरा पोर्टफोलियो जितना पूरा निवेश है उसकी वैल्यू आज की डेट में या जब भी लास्ट चेक किया था तो कितना दिखा रहा था? नहीं मैडम, अभी मुझे इसकी एकदम याद नहीं है आपको। और कब निवेश शुरू किया, कितने साल पहले? ये मैडम 2 साल हो गए मुझे। सर हमें मान के चलते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट जितना किया था ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है, तो उस हिसाब से बात करेंगे तो 10 साल में करीब करीब 19 लाख 20 लाख के आसपास आप इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल है 30 लाख का, और मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करूंगा कि अगर घर खरीदने के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि 30 लाख की जरूरत है, तो वो 30 लाख भविष्य की कीमत आप बता रहे हैं कि अभी की है। अगर आप ये देख रहे हैं कि आज की तारीख में 30 लाख का घर, तो 10 साल के बाद वो 30 लाख का नहीं रहेगा, वो महंगा हो जाएगा। उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो महंगाई की दर को ध्यान में रखते हुए आप ये लेके चलें कि जो चीज आज 30 लाख की है भविष्य में वो ज्यादा की होगी। और जो मैंने बताया कि इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे 30 लाख इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि आप लोन भी लेंगे, लोन भी ले सकते हैं और बाकी की प्लानिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। एसआईपी जो है उसके अंदर आप थोड़ा सा और अमाउंट बढ़ाइए, उसमें एक मिड कैप फंड को इंक्लूड कीजिए, तो एक अच्छा एक्सिस मिड कैप या फिर मेरा एसेट मिड कैप फंड को आप इंक्लूड कर लीजिए इतने लंबे समय के हिसाब से। एक स्मॉल कैप को भी ऐड कर सकते हैं आप, और बाकी इनमें बने रहिए। कोई स्मॉल कैप में आपकी रिकमेंडेशन है? एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोई भी ले सकते हैं। ओके, तो जितना है उसमें बने रहें और बाकी बस 2 और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन थोड़ा बढ़ाएंगे तो टारगेट को रीच करना आसान हो सकता है शुभम जी। और अब हम यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं, दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला, और रुख करते हैं हमारे ख़ास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। इस पूरे हफ्ते हम पंकज सर बात कर रहे हैं कि भाई ये डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। हम इतना समझते हैं कि भाई 5, 8, 10 से ज़्यादा अगर आपके पोर्टफोलियो में फंड है तो आप ओवर डाइवर्सिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या ये समझ ठीक है? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का तो मतलब ये है कि आप डिफरेंट एसेट क्लास या डिफरेंट तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि अगर एक स्कीम या एक स्टॉक अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो भी लॉस ज्यादा ना हो आप। ये वजह होती है डाइवर्सिफाई करने की। और म्यूचुअल फंड जो है वो अपने आप में, आप एक स्कीम भी ले रहे हैं तो वो भी अपने आप में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो डाइवर्सिफिकेशन तो यहाँ तक सही है। अब जो ओवर डाइवर्सिफिकेशन की आप बात करते हैं तो क्या होता है कि एक ही कैटेगरी में या एक ही तरह के स्टॉक्स में आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अच्छा। तो जब हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं स्वाति, तो उसमें क्या होता है कि हम ध्यान रखते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड हो। मतलब कि ऐसा ना हो कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो पूरा ऊपर जाए आपका पोर्टफोलियो, मार्केट नीचे आए तो सब कुछ नीचे आ जाए। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिवली कोरिलेटेड, कि अगर एक चीज ऊपर जाती है दूसरी चीज उसी हिसाब से ऊपर ना भी जाए तो कम जाए, लेकिन नीचे आए तो भी वो ऐसा ना हो कि पूरा पोर्टफोलियो नीचे आए। लेकिन जब ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो परफेक्टली
नेगेटिवली कोरिलेटेड हो जाता है कि मतलब एक चीज ऊपर जा रही है, एक नीचे आ रही है। तो इस तरह से आपको कभी भी रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं मिल पाएंगे और आपको उसको मैनेज करने में भी दिक्कत होगी। तो इसके लिए आप देखिए कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन कौन सी कैटेगरी आपके लिए अच्छी है, उनके बीच में आप डाइवर्सिफाई कीजिए। ना कि ऐसे कि हर चीज रखनी है, मुझे आईटी सेक्टर भी होना चाहिए और फार्मा भी होना चाहिए और बैंकिंग भी। तो आप उसके बजाय आप ये देखिए कि आपको मिड कैप कितना चाहिए, लार्ज कैप कितना चाहिए, और उस हिसाब से रेशो के हिसाब से आप उसमें डाइवर्सिफिकेशन लेकर आइए पोर्टफोलियो में। अच्छा पंकज सर, ये कहते हैं कि जो आपने भी कहा है कि रिटर्न पे इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप ओवर डाइवर्सिफाई कर लेते हैं अपना पोर्टफोलियो। कहते हैं कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन मींस लोअर रिटर्न। ये क्यों कहते हैं? मतलब कोई एक एग्जांपल देके अगर आप बता सके, समझा सके, ताकि समझ में आसानी से आ जाए लोगों को ये बात। जैसा स्वाति मैंने अभी कहा कि हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो जो है उसमें ऐसी स्थिति हो कि अगर एक स्कीम अच्छा नहीं कर रही है उसे दूसरी करे। इस तरह से अगर एक असेट क्लास या एक स्कीम बहुत ज्यादा नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, दूसरा उसको संभाल ले, इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। लेकिन जब ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है तो ऐसा हो जाता है कि पोर्टफोलियो पूरी तरह से नेगेटिवली कोरिलेटेड, मतलब कि एक चीज अगर अच्छा कर रही है दूसरा उतना ही खराब कर देगी। ओके। तो रिटर्न्स क्या होंगे? बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। हाँ, जीरो आ जाएगा। राइट। मतलब ऐसा जीरो नहीं होना चाहिए। देखो, परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड भी नहीं होना चाहिए कि दोनों ही अगर स्कीम है या दो स्टॉक्स हैं, वो अच्छा होता है कि दोनों अच्छा करते हैं और खराब होते हैं तो दोनों खराब हो जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी ना हो कि एक स्कीम अच्छा करे तो एट द सेम टाइम दूसरा बिल्कुल से नेगेटिव हो जाए, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ओवर डाइवर्सिफिकेशन में यही प्रॉब्लम होती है कि आपकी एक स्कीम अगर परफॉर्म कर रही है, दूसरा बिल्कुल खराब परफॉर्म कर दे, है ना, तो आपका वो रिटर्न जो है वो नील हो जाएंगे। ओके। अच्छा, इसके लिए आप जी, बहुतों को लगता है कि पोर्टफोलियो में हर नया एडिशन जो होता है, एक नया फंड का या नया स्कीम का, उससे उनका रिस्क कम होता है। ये एक लोगों की धारणा है, सोच है कि हर नया एडिशन आपका रिस्क थोड़ा कम कर रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। राइट स्वाति, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपके साथ में। देखिए, आपका रिस्क कम हो सकता है ये मान के कि अब अलग अलग चीजें हैं आपके पास में। अगर आपने 100 रुपए को 100 जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो सारी 100 चीजें खराब नहीं होंगी, लेकिन प्रॉब्लम रिटर्न कहाँ से आएंगे? ऐसे रिटर्न नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जगह जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मालूम चला जितनी चीजों ने अच्छा परफॉर्म किया उनको नहीं खराब भी कर दिया, तो फिर रिटर्न तो आपके कम हो जाएंगे ना। तो इसके लिए आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचना है, लेकिन पोर्टफोलियो में कुछ ये भी जरूरी है कि जैसे अभी हमने देखा था एक सवाल में कि सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ लार्ज कैप में था, तो उस वक्त लार्ज कैप अच्छा कर रहा होगा, क्योंकि जब बाद में उतना परफॉर्म नहीं करा तो आपको एहसास हो रहा है कि रिटर्न्स कम हो गए हैं। तो आप डिफरेंट एसेट क्लास में डिफरेंट, तो ये जो ये है कि ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लेते हैं तो आपका रिटर्न डाइल्यूट होता है, ये फंड हाउसेस के ऊपर भी लागू होता होगा। कई सारे स्कीम्स में हम देखते हैं कि 30-40 स्टॉक्स ही होते हैं, किसी किसी में 70-80 स्टॉक्स होते हैं। तो ये भी मानते हैं कि जब कोई एक स्कीम ओवर डाइवर्सिफाई करती है तो उसके रिटर्न पे इम्पैक्ट दिखता है। राइट? बिल्कुल स्वाति, इसीलिए जो फोकस्ड फंड का जो कॉन्सेप्ट है कि 30 स्टॉक्स मैक्सिमम हो सकते हैं, वो उसी को लेकर है। तो अगर फंड मैनेजर्स की अच्छी चॉइस है, एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में आप अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो देखिए, समझ लीजिए इस बातों की, अगर आप ओवर डाइवर्सिफाई करते हैं तो एक तो आपको अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करना, मैनेज करना मुश्किल होगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ता है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी स्कीम्स में निवेश करते हैं और आपका रिटर्न जो है वो डाइल्यूट होता है। रिस्क एक पॉइंट के बाद कम नहीं होता है, वो उतना ही रहेगा जितना कम होना था वो हो चुका होता है प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में। ज़्यादा और ऐड करते जाएंगे तो रिस्क पे उतना कम नहीं होगा, लेकिन रिटर्न डाइल्यूट हो जाएगा। इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर, आज सभी सवालों के जवाब इतने ही सरल और आसान भाषा में हमारे दर्शकों को देने के लिए। और आप चाहते हैं कि आपके सवाल के जवाब भी हम दें या हमारे एक्सपर्ट दें, तो आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। सवाल कहाँ भेजना है, ये सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी लिखते हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूर लिखिए ताकि आपसे हम बात कर सकें। और फ़िलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।